यूपीएसआई 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप बेहतर से बेहतर कंटेंट की खोज कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। जी हाँ, आपने थंबनेल पर जो पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई 2025 के लिए हिंदी के पीवाईक्यूज़ की, ठीक है। और ये जो पीवाईक्यूज़ है दोस्तों हिंदी का, यह शिफ्ट वाइज है, यानी कि 2021 में देखिए 54 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो 54 शिफ्ट में मैं आपको ये सारे के सारे पेपर मैं करा देने वाला हूँ। अब आप जानते हैं कि यूपीएसआई से या यूपीएसआई परीक्षा में हिंदी से कितने प्रश्न बनते हैं? 40 प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो 40 का 40 प्रश्न मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बार इस वीडियो को देख ले। परीक्षा में प्रश्न जो है कि यही पीवाईक्यूज़ क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पहले पीवाईक्यूज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पीवाईक्यूज़ अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको जो है कि समझ आ जाती है कि किस लेवल के प्रश्न पूछ रहे हैं, किस टाइप के प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। और यह जो वीडियो है यह रोज़ शाम को 9 बजे मैं अपलोड करता हूं। आज इसमें जिस शिफ्ट की बात करेंगे वह 2 दिसंबर 2021 को शिफ्ट 3 में जो पेपर हुआ था उसकी बात करेंगे, और यह आज तीसरा वीडियो है। हिंदी पर 2 वीडियो मैंने आपको पहले ही दे दिया है, तो उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा, तो चैनल में प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, वहाँ से देख लीजिए, या फिर उन वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। तो इससे बेहतर तैयारी आपकी कहीं नहीं हो सकती, इसलिए वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा देखें। आइए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो क्लास है टारगेट यूपीएसआई 2025 के लिए हिंदी का शिफ्ट वाइज में पीवाईक्यूज़ आपको लेकर के चल रहा हूं। आगे बढ़ूंगा उससे पहले मैं सभी से कहूंगा कि सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख लें, क्योंकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और अभी मैं बहुत ही जल्द पीवाईक्यूज़ का जितना पूरा, चाहे हिंदी का हो, चाहे जीके जीएस का हो, चाहे गणित का हो, चाहे रीजनिंग का, सारा पीवाईक्यूज़ का मैं बना रहा हूं बुक। उस बुक को मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। वह जो बुक होगा वह ई बुक होगा, यानी कि आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, बस बहुत जल्द उसकी घोषणा हम करने वाले हैं। आइए बात करते हैं प्रश्नों को। जैसे आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न दिख रहा है ना दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कहता है ये सुनो। भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा मज़ा नहीं आता। लाइक कर देंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा ना यार, ठीक है। आप ही के लिए तो मैं यहाँ पे लगातार काम कर रहा हूँ। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ब्रज भाषा, पाली, खड़ी बोली या प्राकृत? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो पाली है यह संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। जी हाँ, और हिंदी की जो आदि जननी है वो कौन है? वह संस्कृत भाषा है। और भाषा का जो विकास क्रम है वह पहले संस्कृत आया है, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, है ना। इस प्रकार से भाषा का विकास हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत के बाद ही किस भाषा का विकास हुआ है? पाली भाषा का। तो संस्कृत का या संस्कृत भाषा का अपभ्रंश का मतलब क्या हो जाएगा? यानी संस्कृत के बाद किस भाषा का विकास हुआ है? तो वह हुआ है पाली भाषा का। सामान्य सा अर्थ यही था दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपसे पूछता है कि इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? संगीतज्ञ, संगीतज्ञ या संगीताम्य? तो दोस्तों यहाँ पे सीधे सीधे देखेंगे बी, सी, डी, सीधे सीधे आपको गलत ऑप्शन से नज़र आ रहे हैं। सही उत्तर यहाँ पे सबसे सटीक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संगीतज्ञ, ठीक है। तो आपसे शुद्ध वर्तनी से भी प्रश्न पूछा जाता है। पहले आप शिफ्ट वाइज पीवाईक्यूज़ कर लें, फिर उसके बाद मैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज़ करवाऊंगा, फिर चैप्टर वाइज जो है कि एमसीक्यूज़ भी करवाऊंगा। आपके लिए हर एक सुविधा यहाँ पे मैं दूंगा दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, राजा का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द राजा का क्या होगा? रानी, प्रजा, रंक या सेनापति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रंक। राजा का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? रंक हो जाएगा। आगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कहता है किरण का पर्यायवाची, यानी आपको विलोम शब्द और पर्यायवाची से भी खूब प्रश्न पूछे गए हैं। किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? किरण, तो 4 ऑप्शन है, भानुजा, रसिका, तटनी या रश्मि। तो किरण का जो पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों इन सब में वह हो जाएगा आपका रश्मि। बाकी अन्य 3 ऑप्शंस क्या हैं आपके? गलत हैं, ठीक है। अगर हम किरण के और भी पर्यायवाची की बात करें तो रश्मि हो गया एक, तो मयूख हो जाएगा, अंशु, मरीचि, प्रभा, ये कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द जो किरण के हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न, क्ष है ना, छतरी क्ष ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ्य, तालव्य, वर्त्य या दंत्य? तो जब आप पढ़ते हैं च, छ, ज, झ, इय, तो जब आप च, छ, ज, झ, इय पढ़ते तो पूरा ग्रुप ही एक ग्रुप है, तो ये तालव्य है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं
तालव्य, है ना, यानी तालु पे आपकी जिह्वा टच होती है, ठीक है। जब जिह्वा आपकी तालु के ऊपर टच होती है तो इसी को कहते हैं तालव्य ध्वनियाँ। च छ ज झ, ठीक है, आपका जो जीवा है वह तालु पे टच होती है तो इसको क्या कहेंगे, यह तालव्य ध्वनि है, ठीक है। ओष्ठ ध्वनि का मतलब क्या हो जाएगा, शुरुआती वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं सबके बारे में अलग अलग से चर्चा करूंगा, फिलहाल यहाँ PYQ की चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया गया है, अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, भोजपुरी भाषा में या मागधी भाषा में। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी। रामचरितमानस की जो रचना किया गया है वो किस भाषा में किया गया है, अवधी भाषा में किया गया है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि रामचरितमानस की रचना किया किसने है तो गोस्वामी तुलसीदास ने किया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कहता है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका हो जाएगा कवयित्री। कई बार ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, न सिर्फ UPSI बल्कि टेट में पूछा गया, यूपी पुलिस में पूछा गया, सुपर टेट में पूछा गया, यानी एक ऐसा प्रश्न है जो आपको हर एक शिफ्ट में या कहें कि हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। बात करेंगे आगे 7वें प्रश्न की। तो अगला 8वां प्रश्न है, एक सेकेंड रुक जाना जरा सा, तो कहीं नंबरिंग गलती तो नहीं हो गया। ये आपका जो है कि 7वां प्रश्न है, हाँ 8वां प्रश्न क्या है जी, हाँ ठीक है, चलो 8वां प्रश्न कहता है अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा। देखिए अनाड़ी जो तद्भव है यानी कि अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध शब्द है, इसी का शुद्ध रूप आपको बताना है। अनाड़ी का क्या होता है जी, तत्सम। तो अनाड़ी का जो तत्सम होता है वो होता है अनार्य। अरे यार अनाड़ी हो क्या, अरे यार एकदम तुम अनाड़ी ही हो क्या, ऐसे लोग कहते हैं ना, अरे यार बहुत अनाड़ी हो यार तुम तो, है ना। तो अनाड़ी का जो तत्सम होगा, जो शुद्ध रूप होगा वो अनार्य होगा। अगले प्रश्न की बात करें, 9वां प्रश्न दोस्तों, चूंकि आप सभी लोग जानते हैं 40 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 40 प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। आप लोग धैर्यपूर्वक बने रहिए, यहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट आपको दिया जा रहा है और यहीं से बार बार आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें, 9वां प्रश्न, व्यास शब्द का विलोम कौन सा होगा। व्यास का विलोम आपसे पूछ रहा है, संगीन होगा, संश्लेषण होगा, समास या संक्षेप होगा। तो भैया आपसे व्यास का पूछ रहा है, व्यास का होता है समास, क्या हो जाता है, समास हो जाता है, ठीक है दोस्तों। वहीं अगर आप बात करेंगे जो है कि अन्य की संश्लेषण है तो संश्लेषण का क्या हो जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा। संक्षेप का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पूछे जाते हैं विलोम और शब्द, ठीक है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न आपसे पूछता है कि यद्यपि शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है, यद्यपि, ठीक है। तो जब यद्यपि शब्द की हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, जब हम यद्यपि शब्द की बात करते हैं तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा या फिर कहें कि जो विच्छेद होगा, यदि प्लस अपि होगा, क्या होगा, यदि प्लस अपि हो जाएगा। तो यदि प्लस अपि मिला के क्या हो जाएंगे, यद्यपि, ठीक है, यानी कि छोटी ई प्लस अ आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा संधि हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा यण स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर करेंगे हम, क्या करेंगे, ए उत्तर करेंगे, यण संधि हो जाएगा, ठीक है। हम संधि के बारे में भी थियरी वाला वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन पहले PYQ को फोकस करते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है। सूर्योदय, है ना, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय की बात यहाँ पे होगी, ठीक है। तो सूर्योदय शब्द में गुण स्वर संधि है, कौन सा संधि है जी, गुण स्वर संधि है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि सी को टिक कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। 12वां प्रश्न कहता है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, यानी जो भारतीय भाषाएं हैं उनका विकास किस लिपि में हुआ है, ब्राह्मी, खरोष्टी, कुटिल या शारदा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, यानी अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वह ब्राह्मी लिपि में हुआ है। कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न में करवा दे रहा हूँ बहुत शानदार तरीके से। 13वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज़ें हैं, मैंने कई बार आपको बताया। उपसर्ग क्या करते हैं, किसी शब्द के शुरू में लग करके उस शब्द का एक विशेष अर्थ देने लग जाते हैं। प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लग करके उस शब्द के अर्थ देने लग जाते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग पूछ रहा है और सदाचार का, ठीक है। तो भैया आओ, सत, आचार या आ, बताइए उपसर्ग में या सदाचार में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सत, सत धन आचार यानी सदाचार हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है 14वां। कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? अच्छा लिखना, सही लिखना, ज़्यादा लिखना या बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। कलम तोड़ने का अर्थ इसमें से क्या हो जाएगा? तो अच्छा लिखना। ठीक है, जो व्यक्ति ज़्यादा लिखता है और अच्छा लिखता है उसको कहा जाता है भैया खूब कलम तोड़त हुआ, हाँ, है ना। अपनी भाषा में ऐसे ही लोग कहते हैं। कोई काम कर रहा होता है, फिर कोई ज़्यादा सो रहा होता है, खटिया तोड़त हुआ, तो कलम तोड़ने का अर्थ हो जाएगा अच्छा लिखना, ज़्यादा लिखना। ठीक है, अगला प्रश्न है सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद, यानी संधि से, समास से, विलोम से, पर्यायवाची से, यही सबसे प्रश्न आपसे खूब पूछे जाएंगे और टोटल 40 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, साहित्य से भी प्रश्न आते हैं तो हम उनकी भी चर्चा करेंगे, चिंता नहीं करना है। अभी सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है, तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सत्य धन आग्रह। ठीक है, सत्य धन आग्रह, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही मानेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, चलिए, अच्छा पूछा जाएगा इसमें कौन सी संधि है? तो दीर्घ स्वर्ग संधि है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, इसमें कौन सी संधि है इस सत्याग्रह वाले में? तो दीर्घ संधि, या कह सकते हैं कि दीर्घ स्वर्ग संधि है, सॉरी दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, 16वां। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि इनमें से ईर्ष्या शब्द का पर्यायवाची कौन? ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। ठीक है, तो ईर्ष्या, 16वां प्रश्न कह रहा है ईर्ष्या का पर्यायवाची कौन है? 4 ऑप्शन है, आह, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा या डाह। तो ईर्ष्या शब्द का जो पर्यायवाची यहाँ पे होगा डाह होगा। ठीक है, डाह। इसका और पर्यायवाची जानेंगे तो ईर्ष्या का मतलब होता है डाह, जलन, कूढ़न, द्वेष, विद्वेष, हसद, मत्सर, ईर्षा, रस्क, ये ढेर सारे पर्यायवाची ईर्ष्या के हैं या फिर जलन के हैं। ठीक है, आगे बात करता 17वां प्रश्न का, कहता है कि फिर भी कुछ रह जाएगा कृति के रचनाकार कौन है? इस कृति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथ तिवारी। ठीक है, यानी आपसे रचनाओं से भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो फिर भी कुछ रह जाएगा, इस कृति के रचनाकार हैं विश्वनाथ तिवारी। बात करेंगे अगले प्रश्नों के दोस्तों। 18वां प्रश्न कहता है कि व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? व्याप्त शब्द में, है ना, बड़ा गजब का प्रश्न है, कहेंगे सर गजब है यार ये तो, है ना। तो व्याप्त, इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा वी प्लस आप्त। क्या हो जाएगा? वी प्लस आप्त हो जाएगा। वी प्लस आप्त मिलाकर क्या हो जाएगा? व्याप्त। ठीक है, वी प्लस आप्त मिलाकर हो जाएगा व्याप्त, तो इसका जो संधि होगा वो संधि हो जाएगा यण संधि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी सही करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है राम रमापति कर धन लेहूं, यहाँ कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार या श्लेष अलंकार या अनुप्रास अलंकार या वक्रोक्ति अलंकार? 19वां का आपका कौन सा उत्तर सही होगा दोस्तों? तो 19वां का उत्तर हो जाएगा आपका सी, अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही वर्ण की बार बार आपको क्या कहते हैं जी, एक ही वर्ण बार बार आए, वो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे राम में राम, रमापति कर, र एक से अधिक बार आया है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न 20 से 22, यानी 20, 21, 22 से 3 प्रश्न जो आपको इस पैसेज या इस अनुच्छेद को पढ़ करके देने हैं। कहता है बातचीत करने का समय हमें शब्दों के चयन पर बातचीत करते समय शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सम्मानजनक शब्द उदात्त और महान बनाते हैं। ठीक, बातचीत को सुगम और प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत साहित्यिक एवं क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से कहीं ऐसा न हो कि हमारा व्यक्तित्व चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है। अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता भी होता है, जो अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। अभी हो गया आपका पैसेज। इस पैसेज के बेस पे 3 प्रश्न हैं। कहता है शिक्षक वर्ग को कैसे बोलना चाहिए? तो भैया बहुत ज़्यादा सोच समझ करके बोलना चाहिए। फिर 21वां प्रश्न आपसे कहता है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? तो भैया व्यक्तित्व के प्रभाव की बात यहाँ पे सीधे सीधे कर रहा है कि भाई आप बोलेंगे, बतियाएंगे, कुछ भी होगा तो सीधे सीधे आपके व्यक्तित्व पर ही प्रभाव चलेगा। लेकिन यहाँ पे सीधी सी एक बात और कह रहा है कि शब्दों का चयन करना चाहिए, क्योंकि शब्दों का चयन ही महत्वपूर्ण है। अगर शब्दों का चयन नहीं करेंगे सही से तो व्यक्तित्व पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? तो यहाँ पे उत्तर सी माना जाएगा। ठीक है, डी
या कहें कि अगला प्रश्न कहता है कि बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है? बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है जी? तो विचारों और व्यक्तित्व का आदान प्रदान होता है। तो हम ऑप्शन नंबर यहाँ पे सबसे सटीक ए उत्तर करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते 23वां प्रश्न का। कहता है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बच्चे को काट कर अनार खिलाओ, या काट कर अनार बच्चे को खिलाओ, बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, या अनार बच्चे को काट कर खिलाओ। तो यहाँ पे सी सबसे सटीक उत्तर लग रहा है। आप लोग के हिसाब से क्या सही होगा, आप लोग उत्तर करके बता सकते हैं। तो बच्चे को अनार काट कर खिलाओ, जैसे मान लेते कि आप अनार किसी बच्चे को देते तो गार्जियन कहते हैं अरे यार बच्चे को जो अनार है उसको काट के खिलाओ, है ना, ऐसी बात कही जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न कि बच्चे को काट करके अनार खिलाओ, इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सही या शुद्ध वाक्य का चयन करना था। ऐसे प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। 24वां प्रश्न कहता है इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाव, है ना, कौन सा ऐसी संज्ञा जिसको पढ़ने से आपको भाव का उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर करेंगे सी, चरित्र, ठीक है। जैसे चरित्र, चरित्रता पढ़ेंगे, सच्चरित्र पढ़ेंगे, सतचरित्र पढ़ेंगे, उतना भाव नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही आप चरित्र पढ़ते हैं तो आपको एक भाव आता है, अच्छा इसका जो चरित्र है, कैरेक्टर है, ऐसा होना चाहिए, मतलब एक भाव आपके मन में जागृत होता है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से तद्भव शब्द का चयन करिए। यहाँ पे 4 शब्द हैं जिनमें 3 तत्सम है, एक तद्भव है। तो वह तद्भव कौन हो जाएगा? आधा। आधा जो लिखा गया है ये क्या है? ये आपका तद्भव है दोस्तों, ठीक है। अगर इसके तत्सम शब्द की बात करेंगे तो हम अर्ध कहेंगे, ठीक है। आधा को क्या कहा जाता है जी? आधा को जो है कि अर्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधा को अर्ध कहा जाता है, ठीक है। ये तत्सम वर्ड हो जाएगा। बाकी कूप, व्योम, विद्या ये तत्सम है, अर्ध भी तत्सम है, जबकि आधा क्या है? ये तद्भव है ना, या अशुद्ध वाक्य है। 26वां प्रश्न कहता है सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2014 में जो साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था वह रमेश चंद्र शाह को दिया गया था। किसको? रमेश चंद्र शाह को दिया गया था। देखिए 2014 का करंट आपसे 2021 में पूछा था, यानी आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में अलग से भी पढ़ करके अध्ययन करके जाने हैं, ठीक। मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा सब पर। अगला प्रश्न है कि ग्राम, है ना, ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? ग्राम तो यह है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद का पहली कहानी है, ठीक है, ग्राम। आगे है, आपसे पूछता है अगला प्रश्न कह रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम एक, जैसे प्रेम कहते हैं, चरित्र कहते हैं, घृणा कहते हैं, एक भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे प्रेम का भाव, यार प्रेम है मतलब दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाता है। क्या हो जाता है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि कृपा किस शब्द का विलोम है? कृपा, है ना, तो कृपा को क्या कहते हैं जी? कृपा किस शब्द का विलोम है? तो कृपा को कोप कहते हैं। कोप का मतलब क्रोध होता है ना, क्रोध का कृपा हो जाएगा शब्द विलोम, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुंह की खाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? मुंह की खाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? मुंह की खाना मतलब कि हार जाना, ठीक है। मुंह की खाना मतलब यहाँ पे हम कहेंगे हार जाना, ठीक है। आप गए थे खेलने लेकिन हार गए, मुंह की खा के चले आए, हार गए। लोग ऐसे कहते हैं ना, यानी जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है तब उसे मुंह की खानी पड़ी है, ऐसे हम लोग इसका अर्थ निकालते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नृत्य शब्द का या नृत्य का तद्भव रूप कौन होगा? नृत्य का तद्भव रूप, नृत्य होगा, नचाना, नाचना या नाच होगा। तो भैया नृत्य का क्या हो जाएगा? यहाँ पे बड़ा ही सामान्य सा उत्तर करना है आपको, ठीक है। तो नृत्य का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाच। हम कहते चलो भैया आज क्या होगा? नाच होगा, नाचना नहीं होगा। हम कहते नाच होगा, नृत्य होगा, ठीक है। तो नाच क्या है? तद्भव रूप है। नृत्य क्या है? नृत्य जो कि तत्सम रूप है, याद रखना है ना। आगे अगला प्रश्न कहता है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अंतर्धान या अंतःध्यान। तो यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्धान, है ना। हम लोग सामान्यतः लोग कहेंगे सर अंतर्ध्यान होगा, नहीं, अंतर्धान होता है। उसको क्या कहते हैं? अंतर्धान, ठीक है। यह शुद्ध है, बाकी तीनों क्या है? अशुद्ध या फिर तीनों गलत है। आप तीनों को काट सकते हैं, ठीक। आगे बात करते 33वां प्रश्न की। 33वां प्रश्न कहता है कि इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है? कोदंड,
भाला, तलवार, फावड़ा या धनुष। तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है, धनुष। धनुष को ही क्या कहा जाता है? कोदंड कहा जाता है। अब अगर धनुष के अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो धनुष को कोदंड कहा जाता है, धनु कहा जाता है, कमान कहा जाता है, मेहराब कहा जाता है, सरासन कहा जाता है, धनुक कहा जाता है ना। आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे तलवार भी है आपके ऑप्शन में, तो तलवार को क्या कहते हैं? करवाल, चंद्रहास, खड़ग, असी, कृपाण, है ना, ये सब तलवार के पर्यायवाची शब्द है। भाला भी है इसी में, तो भाला को क्या कहते हैं? बरछा, सलाका, नेजा, कुंत, इस प्रकार से इनके पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों। अगला 34वां कहता है मोर का तत्सम शब्द कौन है? मोर जो कि तद्भव शब्द है, मोर का तत्सम हो जाएगा मयूर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बड़ा सामान्य सा प्रश्न है और खूब आप लोगों से ये प्रश्न पूछा भी जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 6 क्षत्रिय 6, ठीक है। क्षत्रिय 6 वर्ण किस योग से बना है ना? क प्लस क्षत्रिय 6, क प्लस क्षत्रिय 6, तो भैया तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्षत्रिय 6 तो पूछ ही रहा है आपसे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क प्लस स, है ना, षटकोण से, है ना। इसके मेल से क्या बनता है? क्षत्रिय 6 बनता है। ध्यान रखिएगा, हम इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। एक तो हो गया आपका क्षत्रिय 6, एक हो गया त्रिशूल त्रय, और एक हो गया ज्ञानी ज्ञ, और एक हो गया ये वाला श्रय, ठीक है। ये चारों को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। यही 4 आपके सामने उपस्थित हैं दोस्तों। और ये जैसे क्षत्रिय 6 क और स से मिलकर बना है, वैसे ही ज्ञ, त्र, श्र, ये भी दो वर्णों के मेल से बने हुए, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, यानी कि इसमें 2 वर्ण शामिल है। 36वां प्रश्न कहता है कि विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो भैया विस्मय, आश्चर्यचकित आप किस रस में होते हैं? जब कोई आपको अद्भुत कहानी बताई जाती हो, न कि हास्य कहानी, विभत्स या शांत कहानी। जब आपको कोई अद्भुत कहानी बताई जाती हो, आश्चर्यचकित कहानी बताई जाती है, तभी आप विस्मय होते हैं, आश्चर्य में होते हैं। अच्छा ऐसा था कि अच्छा हमको सिखा रही है ठीक है, तो उसको कहेंगे अद्भुत रस, ठीक है। अगला प्रश्न है 37वां, कहता है इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? यानी कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है? 4 ऑप्शंस हैं, है ना, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। प्रत्यर्पण, संगम, विमोचन या क्रोध। तो क्रोध एक ऐसा शब्द है जहाँ पे उपसर्ग नहीं लगा है, बाकी अन्य तीनों में क्या है? उपसर्ग लगा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अच्छा 37 हो गया, 38वां प्रश्न है। 38वां प्रश्न आपसे कहता है कि मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है दोस्तों? तो इसमें जो कि मन है ना, मनोहर को क्या कहेंगे? चलिए अगर इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मन है प्लस हर, ठीक है। इसको मिला के हो जाएगा आपका ये वाला मनोहर। तो भैया यहाँ पे ये क्या है? इसको कहते हैं विसर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। मनोहर में विसर्ग संधि है दोस्तों, ठीक है। 39वां कहता है शांत रस का अस्थाई भाव कौन सा है? शांत रस का अस्थाई भाव कौन सा है? तो निर्वेद है। वह कौन सा है? शांत रस का अस्थाई भाव क्या है जी? उसको निर्वेद कहा जाता है, ठीक है। और आज का अंतिम और 40वां प्रश्न है। अंतिम और 40वां प्रश्न कहता है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो भैया उसको क्या कहा जाता है? आस्तिक कहा जाता है। और जो विश्वास नहीं रखता ईश्वर में उसको नास्तिक कहा जाता है, ठीक है। जो साधारण बुद्धि वाला होता है उसको क्या, जो असाधारण बुद्धि वाला होता है उसको क्या कहा जाता है? मेधावी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाता है आपका टोटल 40 प्रश्न। हमने आपको यहाँ पे टोटल 40 प्रश्न करवा दिया है दोस्तों। आई होप आपको क्लास बहुत ही मज़ेदार लगी होगी। इस प्रकार से डेली शाम को 9 बजे क्लास अपलोड कर दी जाती है। आप लोग डेली रोजाना उठ करके देख सकते हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब सब लोग जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। अच्छा सुनो, सबसे बड़ी बात कि GK GS की भी क्लास चलती है 9:30 बजे। अब GK GS की क्लास भी अपलोड कर दिए जाते हैं, तो उसको भी आप लोग देख लिया करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत दोस्तों।